देखें, अडियाला जेल का जो दरवाजा है उसको खोलने के लिए जो अवामिल दरकार हैं वो मौजूद नहीं है। और तहरीक न ये चलाने की पोजीशन में है और न तहरीक चलनी है। मुर्तज़ा साहब, मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद अब जो केपी के गवर्नमेंट है वहाँ पे बड़ी तब्दीली की जो सियासत है उसमें तब्दीली की बाज़गत सुनाई दे रही है। लेकिन अलीमीन गंडापुर साहब भी बड़ा दावा कर रहे हैं कि ऐसा अगर हुआ, फिलहाल तो हो नहीं सकता, साथ उन्होंने कहा कि अगर चैलेंज करता हूँ ऐसा होता है तो फिर मैं सियासत ही छोड़ दूंगा। आप कैसे देख रहे हैं पूरी सूरत हाल को? कोई तब्दीली नज़र आ रही है आपको आने वाले वक्त में? देखें, अभी तक तो जो सूरत हाल है उसमें वाज़े अक्सरियत, तकरीबन 2/3 अक्सरियत उनके पास है, पीटीआई के पास। और वैसे इस तब्दीली पार्टी के अंदर बहुत सारी तब्दीलियां हैं और बहुत सारे ग्रुप्स भी हैं। लेकिन अभी तक जो मेरी मालूमात है उसके मुताबिक मुझे गंडापुर साहब के हवाले से कोई बड़ा खतरा नजर नहीं आ रहा। गवर्नर साहब हैं, वो मुख्तलिफ दावे जरूर कर रहे हैं, लेकिन गवर्नर साहब के पास न आईनी तौर पर ये अख्तियार है और ख़ुद उनकी जमात के पास जो नशिस्तें हैं वो सबसे कम हैं। तो जब तक ऐसी कोई सूरत हाल ना हो कि बड़ा कोई फॉरवर्ड ग्रुप बने पीटीआई के अंदर और उसके अपने खतरात होंगे, फिलहाल मुझे कोई वहाँ पर तब्दीली के आसार नज़र नहीं आते। सर, अगर अपोजिशन जो अरकान है उनकी तादाद देखी जाए और कितने वोट दरकार होंगे उसमें ऐड करके वहाँ पे इनकी तब्दीली आ सकती है? ये सब मिला के तकरीबन कोई 150 के करीब लोग बनते हैं। और ठीक है, 100, 145। जी जी। हाँ हाँ, हाँ। तो 100 के करीब तो उनके अपने हैं पीटीआई 92, के। 92 जी, 92 हैं उनके। हाँ, हम्म। तो इसलिए जो नंबर्स गेम है, हम्म। जब तक पीटीआई के अंदर कोई बहुत बड़ी बगावत नहीं होती। मुर्तज़ा साहब, देखिए ना, 145 अरकान है जिनमें से 92 पीटीआई के हैं, मखसूस नशिस्तों के बाद 53 अपोजिशन के हैं। अपोजिशन को 20 लोग दरकार हैं, 20 लोग मिलेंगे तो 73 हो जाएंगे, तो जाहिर बात है फिर तब्दीली वाज़े हो सकती है। और यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं हुआ? मैं ये अफसोस के साथ कह रही हूँ कि आप तो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपने हमसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा कवर किया है सहाफ़त को, इस तरह के बयानों को बहुत कवर किया आपने, सियासत को। तो हॉर्स ट्रेडिंग हमारे यहाँ बड़ा आम ट्रेंड है और बड़े फ़ख्र से बताया जाता है। देखें, जब वो हॉर्स ट्रेडिंग होगी, अ, आग लगने से पहले कोई ना कोई धुआं होगा, कोई शोर शराबा होगा। अभी तक कोई ऐसे बड़े आसार नजर नहीं आ रहे। मुझे पता है कि पीटीआई के अंदर बहुत सारे ग्रोह हैं। जो इस वक्त जो सदर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उनकी नहीं बनती वजीर आला से, वजीर आला से स्पीकर की नहीं बनती। पिछली दफा जुनेद अकबर से कहा कि जी आप बड़ा जलसा करें, तो वो जलसा जो है वो बहुत ही नाकाम साबित हुआ। जिन लोगों ने मदद भी की जुनेद अकबर की, उनके वजीर आला ने फंड्स बंद कर दिए। तो मैं ये नहीं कह रहा कि पीटीआई के अंदर तफरका नहीं है, ग्रुपिया नहीं है। अभी वो कह रहे हैं कि जी हम तहरीक चलाएं तो फलां करेंगे, लेकिन उसके इम्कानात भी नहीं हैं, मायूसी भी है। लेकिन अभी तक मुझे कोई वाजे इशारे नहीं मिले कि ठीक। ये पता चले कि फौरन अच्छा। कोई गंडापुर की कुर्सी खतरे में। अच्छा सोलंकी साहब, ये जो वजीर आजम साहब की गवर्नर केपी के कुंडी साहब से और एमल वली खान साहब से मुलाकातें हुई हैं, इसका बैकग्राउंड फिर क्या है? देखिए, ये सियासतदान हैं और उनके सलाह मशवरे जो है वो होते रहते हैं, लेकिन ठीक उसका है। हरगिज ये मतलब नहीं है ठीक है। कि कोई ग्रीन सिग्नल मिल गया ठीक हो। है, चलिए, आप कॉन्फिडेंट हैं, आपकी खबर ये कहती है कि अभी ऐसा कुछ नहीं होने वाला, कोई तब्दीली नज़र नहीं आती आपको केपी के में। अच्छा, आगे चलते हैं। ये जो एक खत सामने आया है महमूद रशीद साहब, यास्मीन राशिद साहिबा, शामुद कुरैशी, जाज चौधरी, उमर सफ़ा चीमा, उस पर जुनेद अकबर साहब बड़े सवाल उठा रहे हैं। आपको ये खत क्या समझ आता है, क्या मामला है ये? मेरे ख्याल में ये एक तरह का खामोश एहतजाज है पीटीआई के सीनियर रहनुमाओं का, और उसमें बड़े बड़े नाम हैं। खास तौर पर शाह महमूद कुरैशी जो पार्टी के सीनियर वाइस चेयरमैन भी हैं, उनकी तरफ से इस ख्वाहिश का इजहार कि आप सियासी जमातों से बात करें, ये एक वाज़े इनहराफ है खान साहब की सियासत से। ठीक है। क्योंकि खान साहब तो अभी उनकी बहन कल परसों वो कह के गई हैं कि मेरे भाई कहते हैं कि ट्रंप जिस साहब से मिले थे वो उसी से मुज़ाकरात करना चाहते हैं।
अब ठीक ये है। बिल्कुल मुख्तलिफ है जो खत है उसकी जबान, कि हाँ। हम सियासी लोग हैं और हमें सियासी जमातों से, चाहे वो हिजब इख्तिलाफ में हो, हुकूमत में हो, उनके साथ बात करनी चाहिए। ठीक है। जो एक सियासी रवैया मुझे नजर आता है उन लोगों का, दुरुस्त है कि वो उन्होंने अभी तक खान साहब से बगावत का ऐलान नहीं किया। उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि जी हमारी सहूलतकारी की जाए कि हम खान साहब से बात करें। लेकिन अगर उनको इजाजत मिल जाती है, खासतौर पर शाह महमूद कुरैशी वगैरह को, तो मुझे उसमें से कुछ निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। ठीक है, तहरीक में से कुछ निकलता हुआ नजर आता है मुर्तजा साहब, साथ ही तहरीक के साथ मुज़ाकरात का शोर उठना शुरू हो जाता है, और मुज़ाकरात भी किसी किस्म का खेल बन के रह जाता है, और इसका ऊँट किसी करवट बैठता नहीं है, ना तहरीक होती है ना मुज़ाकरात कामयाब होते हैं। अब तो आवाम भी तंग आ गई है कि सिलसिला कब तक चलेगा। देखें, अभी हम हैं मानसून के मौसम में, तो जो मानसून तहरीक का नाम दे दें इसको आप, जो चलाना चाहते हैं, जी जी। तो उसमें बारिश के इम्कानात बिल्कुल हैं, पूरे मुल्क में हैं। लेकिन इस गर्मी में और ऐसी सूरत हाल में जब पार्टी टूट फूट का शिकार है, ग्रोहबंदियों का शिकार है, ऐसी सूरत हाल में जिसमें मायूसी हो, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जहां सबसे ज्यादा अब तक जो भी तहरीकें इन्होंने चलाई हैं, ज्यादा जी। वहां से कारवाएं हैं। जो लोग पिछली दफा नवंबर में आए थे और जो बड़ी मुश्किल से उनकी जान छूटी है, जो जेल से निकले हैं, जरा उनकी बातें सुन ले तो आपको अंदाजा होगा कि इस तरह की तहरीक के लिए कोई ठीक। गर्मजोशी नहीं है। और जो पाबंदियां हैं उसकी वजह से, तो मैं आपके सामने ये कह सकता हूं कि खुद तो जेल से बाहर जो क़यादत है मौजूदा, उनमें कोई भी तहरीक चलाने के मूड में नहीं है। तो क्योंकि ये ये नहीं चाहते कि अडियाला का दरवाजा खुले और खान साहब बाहर आए। देखें, अडियाला का जेल का जो दरवाजा है उसको खोलने के लिए जो अवामिल दरकार हैं वो मौजूद नहीं है। और तहरीक न ये चलाने की पोजीशन में है और न तहरीक चलनी है। ये कोशिश करेंगे कि कोई ना कोई खान साहब से मुज़ाकरात या किसी और बहाने से वो इसको मुलतवी कर लें। अलीमा खान अपने तौर पर तहरीक अच्छा चलाना मुर्तज़ा साहब, चाहें। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती है, जब तहरीक जो है स्ट्रीट पावर बकौल हुकूमत के इनके पास इतनी नहीं है, और तहरीक में से क्या निकलना है, जब तहरीक इनके लिए किसी किस्म का चैलेंज है ही नहीं, खतरा है ही नहीं, तो फिर तहरीक को टालने के लिए मुज़ाकरात का शोर क्यों मचाया जाता है? चलाने दे तहरीक, उन्होंने बड़ा निकलना है भाई। मेरे ख्याल में अभी तक जो मुज़ाकरात का इशारा जो मिला है वो कोट लखपत जेल में जो रहनुमा है उनकी तरफ से, उनके खत के हवाले से आया है। वो सियासी लोग हैं, उनका ख्याल ये है कि जब सियासी दर्जा हरारत कम होगा और हुकूमत में जो शामिल जमातें हैं उनके साथ कोई बातचीत होगी तो कोई हल निकलेगा। ठीक है। इसके इम्कानात जरूर हैं कि कुछ ना कुछ इनको रियायतें मिलेंगी और वो सिस्टम के अंदर वापस आ सकते हैं, क्योंकि ठीक। अभी तक जो उन्होंने कुछ किया है उससे इनके रास्ते बंद हुए हैं, इनका स्पेस कम हुआ है, तादाद कम हुई है, मसाइल में इजाफा हुआ है इनके। हम्म। अच्छा सोलंकी साहब, गिलानी साहब ने एक स्टेटमेंट दी है, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने, कि या तो हुकूमत में पूरी तरह से शामिल हो जाना चाहिए या फिर अवाम में जाना चाहिए। इसकी आपको क्या समझ आती है? और पीपल्स पार्टी बड़ी समझदार पार्टी है, मैं हमेशा एक पॉइंट पे पीपल्स पार्टी की बड़ी तारीफ़ करती हूँ, बड़ी मोतरफ़ हूँ कि पीपल्स पार्टी इदारों पर उस तरह तनकीद नहीं करती है, सोशल मीडिया पर एक दूसरे पर तनकीद करते हुए जो लिहाज है, एक इखलाकियात का दामन है, उसको नहीं छोड़ती है, एथिक्स का बड़ा ख्याल करती है पीपल्स पार्टी। बड़े मंजे हुए लोग, बड़े मेच्योर लोग इस पार्टी में शामिल हैं, अगर हम बाकी पार्टियों से इसका मुआवजा करें तो। पीपल्स पार्टी को बारहा हुकूमत में शामिल होने की पेशकश तो की जाती रही कि वजारतें ली जाएं, लेकिन पीपल्स पार्टी ने आइनी ओहदे लिए लेकिन वजारतें नहीं ली। क्या वजारतों का बोझ नहीं उठाना चाहते थे? क्या वजह आपको समझ आती है? और अब जो स्टेटमेंट दी गई गिलानी साहब की जानिब से कि या तो हुकूमत में शामिल हो जाएं या फिर अवाम में जाएं, इसकी क्या समझ आती है आपको? मेरे ख्याल में जब पीपल्स पार्टी का इजलास होगा
उनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का, तो सीसी वो का, जी जी। गिलानी साहब से जरूर पूछेंगे मेरे ख्याल में। जो अभी जो भी अगला इजलास होगा, मेरा ख्याल में इसको पसंदीदगी की नज़र से देखा नहीं जाएगा, अच्छा। क्योंकि क्योंकि इस तरह के जो फैसले हैं वो इस तरह के बयानबाजी जो है कि ये करना चाहिए, वो लोग जो कि पार्टी छोड़ रहे होते हैं जैसे एतजाज अहसन, उसकी तो समझ जाती है, लेकिन पीपुल्स पार्टी जो है वो इस सियासी निज़ाम का अहम हिस्सा है। आइन की उहदे जो है उनकी कोई कम अहमियत नहीं है। चेयरमैन सेनेट उनके पास है, डिप्टी स्पीकर उनके पास है, 2 सूबों की मुल्क गवर्नरशिप उनके पास है। मुल्क के सदर उनके पास हैं, दो सूबों के गवर्नर उनके पास हैं, दो सूबों में हुकूमत है, सिंध एग्जैक्टली और बलूचिस्तान में। बिल्कुल। तो और हुकूमत के सर पर सींग तो नहीं होते। अब बाबल साहब मेरे ख्याल में नहीं चाहते थे कि वो इस काबीना का हिस्सा बने, क्योंकि वो ठीक। पार्टी के चेयरमैन हैं, तो वो शहबाज शरीफ साहब के वजीर बनेंगे। वो पीडीएम की हुकूमत एक अलग बात थी, ये तो 5 साल का निज़ाम है। तो अभी तक पीपुल्स पार्टी ने कोई फैसला नहीं किया। ये उनको जरा देखना होगा कि अगर वो शामिल होते हैं तो जो जो हुकूमत का जो बोझ है जी जी। ये साथ साथ लेकर उनको इलेक्शन में जाना होगा, क्योंकि इलेक्शन तो उन्होंने मुस्लिम लीग नून के खिलाफ ही लड़ना है। तो सोलंकी साहब, एक सवाल और जहन में आता है ना कि हुकूमत तो क्रेडिट लेती है, नून लीग क्रेडिट लेती है कि बड़ी अच्छी हुकूमत चलाई जा रही, बहुत अच्छी गवर्नेंस है, और मरियम साहब नो डाउट एक अच्छा काम करती हुई नजर आती हैं बतौर वजीर आला, खातून वजीर आला पंजाब। अगर हुकूमत अच्छा काम कर रही है तो हुकूमत तो अगले इलेक्शन में खुद क्रेडिट लेगी नून लीग, तो इस टाइम पे पीपल्स पार्टी को शामिल क्यों करना चाहेगी? देखें, मुस्लिम लीग नून की तरफ से तो कई दफा इसके इशारे मिले हैं। वो चाहते हैं कि पीपुल्स पार्टी इस निज़ाम का मुकम्मल तौर पर हिस्सा बन जाए और वफाकी काबीना के अंदर भी रहे। लेकिन जो इतलात मिली हैं वो ये है कि जी वहाँ ये ख्वाहिश भी मौजूद है पीपुल्स पार्टी के हलकों में कि वो पंजाब की हुकूमत का भी हिस्सा बने। तो वहाँ पर शायद उनके दरमियान कोई ज्यादा इत्तेफाक राय नहीं है, ठीक तो है। इस वजह से ये मुमकिन नहीं हुआ। लेकिन वफाकी हुकूमत के हवाले से तो मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से कोई ज्यादा उसमें रुकावट नहीं है। अगर कोई रुकावट है तो खुद पीपुल्स पार्टी के अंदर से। तो पंजाब में जो पीपल्स पार्टी के गवर्नर हैं और अगर हम केपीके के गवर्नर की बात करें तो दोनों की जो परफॉर्मेंस है उसमें इतना फ़र्क आपको नज़र आता है? क्योंकि पंजाब में गवर्नरशिप किसी हद तक बहुत कमज़ोर दिखाई देती है। देखिए, जो गवर्नर है वो उनका कोई सियासी किरदार होता नहीं है, वो वफाक के नुमाइंदे होते हैं। लेकिन क्योंकि उनका ताल्लुक एक दूसरी जमात से है, माजी में भी हमने देखा है कि जो गवर्नर जिस जमात के हों तो वो कम से कम गवर्नर हाउस में कोई इजलास वगैरह बुला लेते थे, जी जी। कोई छोटी छोटी तकरीब कर लेते थे। लेकिन उससे कोई उन जमातों को कोई बड़ा फायदा नहीं हुआ। ठीक है। तो इसलिए जो खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल है वहां तो एक ऐसी जमात की हुक्मरानी है जिसके साथ डायरेक्ट अड्डा है रियासत का, हुकूमत का। पंजाब के अंदर तो इस तरह की सूरत हाल ठीक नहीं है। है, ठीक है। इस वजह से आपको ये फर्क ठीक है नजर आता सोलंकी साहब, आखिरी 1 मिनट है मेरे पास। ये जो अचकजई साहब बात कर रहे हैं कौमी हुकूमत बनाने के हवाले से इशारा दे रहे हैं, तो ये आपको कितनी एक मैच्योर बात लगती है आज के, अगर हम सिचुएशन या हालात के तनाजुर में इसको देखें, और आपको लगता है कि कौमी हुकूमत की तरफ जाया जा सकता है? मेरे ख्याल में ये एक नॉन स्टार्टर है और इसी कौमी हुकूमत की बात कर रहे हैं जिसमें वो खुद भी शामिल नहीं होंगे, पीटीआई तो उसमें भी शामिल नहीं होंगे। तो ये अजरा है तफन्नुन और उसके लिए तो अच्छी बात है, जी जी। लेकिन ये कोई संजीदा तजवीज़ नहीं। तो सियासी अदम इस्तेहकाम का हल आपको क्या नज़र आता है फिर सोलंकी साहब?
ना लेकिन मुज़ाकरात होंगे, ना तहरीक चलेगी, ना कुछ समझ आ रही है। अभी फवाद चौधरी साहब ब्रेक से पहले मेरे साथ मौजूद थे, तो उनका एक मानना है कि इस टाइम पे मौलाना फजलुर रहमान साहब और पीटीआई को एक बाकायदा ग्रैंड अलायंस बना के तहरीक चलानी चाहिए, ये हल नज़र आता है उनको। लेकिन मौलाना साहब ने भी तो बड़ी बार मुज़ाकरात के लिए हमने नशिस्तें देखी कि असद कैसर साहब और जितने भी सीनियर लोग थे मिलते थे, लेकिन फिर कामरान मुर्तज़ा भाई मेरे प्रोग्राम में भी और जगहों पर भी बड़े सीनियर उनके एक JUI का एक बड़ा चेहरा हैं, सेनेटर हैं, तो वो अक्सर ये बात करते हुए बरमला नजर आते थे कि जी उनको बाकायदा शक होता था कि पीटीआई के जो लोग हैं वो सीरियस नहीं हैं। देखें, पीटीआई और जमीयतुल उलमा इस्लाम फजल जी जी रहमान, जी जी जी। ये एक कमरे में भी बैठ सकते हैं, एक सोफे पे भी बैठ सकते हैं, लेकिन इनके जो ख्वाब हैं वो न सिर्फ मुख्तलिफ हैं बल्कि मुतजाद भी।